साथियों, शुजा, बाबर और फैयाज सोफे की तलाश का काम शुरू कर चुके हैं और मालूमात के हसूल के लिए मुख्तलिफ लोगों से पूछ-गुछ भी की है। हत्ता कि इस सिलसिले में बाबर शोरूम और उससे मुल्हिका दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी चेक कर रहा है ताकि उस सुजुकी वैन का सुराग लगाया जाए जिस पर गुलजार मिर्जा सोफा लेकर गए थे। देखते हैं सोफे का राज के पार्ट 8 में कि टीम को मजीद क्या मालूमात हासिल होती हैं। उफ! एक कैमरे की फुटेज देखते हुए बाबर ने जोर से अपना हाथ अपने घुटने पर मारा। फुटेज में नजर आ रहा था कि सुजुकी वैन अब एक बड़े चौराहे के नजदीक थी जहां चारों अतराफ सड़कें जा रही थीं और जैली गलियां अतराफ में एक जाल की तरह फैली हुई थीं, जबकि सुजुकी वैन बेतहाशा ट्रैफिक के रश में तकरीबन गायब ही हो चुकी थी। बाबर को अफसोस इस बात का था कि उस शाहराह पर इर्द गिर्द मजीद कोई कैमरा नस्ब ना था जो गाड़ी को आगे तक जाता दिखा सकता। बाबर के पास सिवाय इसके कोई चारा ना था कि वो तमाम शाहराहों पर मौजूद दुकानों और इमारत के बाहर लगे कैमरा मालकान से बारी बारी कैमरा फुटेज की दरख्वास्त करता और हासिल करदा फुटेज से मालूमात इकट्ठी करता। दूसरी जानिब शुजा अपने काम को जारी रखते हुए मालूमात की गर्ज से इलाके के करीबी वैगन स्टैंड पर जा पहुंचा ताकि इनफरादी तौर पर वहां मौजूद ड्राइवरों से बातचीत कर सके, मगर वहां कई घंटे लगाने के बावजूद भी पते की बात ना मालूम हो सकी और कोई भी ड्राइवर शुजा को खातिर ख्वाह मालूमात मुहैया ना कर सका। जबकि उधर बाबर की अनथक मेहनत का नतीजा ये निकला कि आखिरकार बाबर को एक कैमरे की फुटेज देखते हुए मुख्तलिफ गाड़ियों के दरमियान सफ़र करती हुई उसकी मतलूबा सुजुकी वैन का नंबर साफ दिखाई दे गया। उसने फौरन उस नंबर को नोट किया और हेड ऑफिस हमायूं गर्देजी को राब्ता करके बता दिया ताकि हमायूं गर्देजी ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिका महकमे से गाड़ी और इसके मालिक के बारे में दरियाफ्त करके उनको फौरी मालूमात फराहम कर सके। हमायूं गर्देजी के इस्तफसार पर ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन के महकमे ने फौरन ही जवाब दिया। उनके जवाब के मुताबिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हैदराबाद के एक एड्रेस की थी और साथ ही महकमे वालों की तरफ से हैदराबाद में उस जगह का एड्रेस भी दे दिया गया। हैदराबाद जाने की ड्यूटी टीम के तीसरे मेंबर फयाज के हिस्से में आई, जो कि अपने दोनों साथियों की तरफ से मालूमात के इंतजार में था। वो पूरी तरह अलर्ट था। फयाज को जूं ही हमायूं गर्देजी का हुक्म मिला, वो हमायूं गर्देजी के हुक्म पर फौरन कराची से रवाना हुआ और शाम को हैदराबाद के मतलूबा पते पर पहुंचकर वो उस घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दस्तक के जवाब में घर के अंदर से एक रोबदार मर्दाना आवाज आई, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, जरा सब्र और हौसला करो। फयाज दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। इसी असना में दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा कवियुल जस्सा शख्स फयाज के सामने खड़ा था। वो फयाज को देखकर हैरान हुआ और उसकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। फयाज ने अपना तारुफ सिक्योरिटी एजेंसी के मुलाजिम की हैसियत से करवाया और अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए बताया कि वो एक गाड़ी का रजिस्टर्ड एड्रेस मालूम करने की गर्ज से आया है। फयाज ने उस शख्स से उसके नाम की तस्दीक की, जो कि गाड़ी के कागजात के मुताबिक गाड़ी अमजद नामी शख्स की मलकियत थी। उस लंबे तड़ंगे शख्स ने असबात में सर हिलाते हुए अपने नाम और गाड़ी की मलकियत को सही तस्लीम किया कि उस नंबर की गाड़ी का मालिक वही है और गाड़ी उसी के ज़ेरे इस्तेमाल है। फयाज ने यके बाद दीगरे उससे कई और सवालात भी किए, जिनके जवाब में उस अमजद नामी शख्स ने तफसील बताई कि वो दरहकीकत हैदराबाद का ही रिहायशी है और हर किस्म के सामान की मुख्तलिफ इलाकों में तरसील का काम करता है। इसी वजह से कभी कभार उसका चक्कर कराची शहर का भी लग जाता है। 3 रोज कबल भी वो इसी मकसद के लिए कराची गया था।
शोरूम वाली शाहराह पर उसकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया था। जब वो पंक्चर लगवाकर फारिग हुआ तो करीब खड़े एक मोटरसाइकिल सवार ने उसको नजदीक वाले शोरूम से फर्नीचर गुलशन इकबाल ले जाने का पूछा। क्योंकि उस वक्त उसकी गाड़ी खाली थी तो वो राजी हो गया। उसने उस शोरूम से सोफा उठाया और गुलशन इकबाल के इलाके में पहुंचा दिया। शाम होने की वजह से उसे गली का नंबर मालूम ना हो सका था और ना ही उसने मकान का नंबर नोट किया, क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही महसूस ना हुई। वो तो बस तमाम रास्ता उसी मोटरसाइकिल सवार का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंचा था। यूं ज़बानी अमजद घर का पता फयाज को ना बता सका, मगर कहने लगा कि अगर वो खुद वहां जाए तो शायद वो वहां तक फयाज को ले जाने में कामयाब हो सकता है, जिस गली और घर पर उसने सोफा छोड़ा था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। फयाज का तो मकसद पूरा हो रहा था। फयाज तो उसे फौरन साथ लाने को तैयार था, मगर अमजद बजिद हुआ कि वो सुबह जाएगा, क्योंकि इस वक्त रात होने को है और वो वैसे भी दिन भर का थका हुआ है। लेकिन जब फयाज ने उसे ऑफर किया कि वो ना सिर्फ उसे अपने खर्च पर साथ लेकर जाएगा बल्कि उसको अलावा अजीम माकूल मुआवजा भी देगा ताकि अगले दिन उसकी मजदूरी का हर्ज भी ना हो, इस ऑफर पर अमजद ने कुछ देर सोचा और फिर फौरन साथ जाने को राजी हो गया। रात गए तक फयाज अमजद के हमरा उसकी सुजुकी वैन में कराची पहुंच चुका था और बगैर किसी ताखीर के वो लोग गुलशन इकबाल की गलियों में उस घर की तलाश में सरगर्दा थे। गाड़ी मुख्तलिफ गलियों में घुमाने के बाद आखिरकार अमजद ने एक जगह गाड़ी रोकते हुए एक मकान की तरफ अपने दाएं हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाब, यही वो घर है जहां मैं सोफा लेकर आया था। फयाज ने सवालिया नजरों से अमजद की जानिब देखते हुए पूछा, अमजद, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि यही वो घर है? अमजद ने इस्बात में सर हिलाया और बोला, जनाब, मुझे इसलिए याद है कि बिल्कुल सामने वाले घर में दो बच्चे फुटबॉल से खेल रहे थे कि अचानक उनका गेंद उछलकर बाहर आ गया। वो बाहर गेंद लेने को आए तो मैंने बगौर उनके घर की जानिब देखा। पूरी गली में वो वाहिद घर था जिसकी दीवार पर अंगूर की बेल चढ़ी हुई थी। बस इसी निशानी की वजह से मुझे ये घर याद रह गया है। वो देखें, इस घर की दीवार पर अंगूर की बेल। फयाज ने एक नजर उस घर की जानिब देखा। वाकई पूरी गली में वो वाहिद घर था जिसकी दीवार पर अंगूर की बेल तमाम अतराफ फैली हुई थी। फयाज ने अमजद को सताइशी नजरों से देखा और कहा, गुड, ये हुई ना काम की बात। फयाज ने अमजद का कंधा थपथपाया। वो दोनों अब उस मकान के सामने खड़े थे जिसकी निशानदही अमजद ने की थी। अब मजबूरी ये थी कि इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात गए किसी के घर दस्तक देना गैर शाइस्ता हरकत थी, वो भी एक सोफे की खातिर जिसको अहले खाना बाकायदा कीमत देकर खरीद चुके थे। बहरहाल उनको हर हाल में सुबह का इंतजार करना था। कहानी सोफे का राज का नवा हिस्सा देखिए अगली वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।